नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में हर सप्ताह सोमवार को हम बात करते हैं पूरे सप्ताह की घटनाओं को लेकर। देश भर के जाने माने विशेषज्ञ, पत्रकार और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, जो पूरे सप्ताह की घटनाओं का अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं। पूरे सप्ताह के सवालों और बवालों पर चर्चा करने के लिए आज भी हम हाजिर हैं। चुनाव का आखिरी चरण 1 जून को होने वाला है। 6 चरण पूरे हो गए हैं। अंतिम चरण के मतदान 1 जून को होंगे और उसी के साथ 4 जून पर पूरे देश भर की और दुनिया भर की निगाहें लगी हुई है। 4 जून को क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन बहुमत में आएगा, क्या वापस से मोदी जी सत्ता संभालेंगे या इंडिया गठबंधन सरकार में बैठेगा। तरह तरह के सवाल हैं, तरह तरह के आंकलन हैं। विभिन्न पत्रकार अपना अपना आंकलन पेश कर रहे हैं और अधिकांश आंकलनों में यह है कि इंडिया गठबंधन बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 18 चुनावों में जो नहीं हुआ वह इस चुनाव में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक बेटा 8 वोट डालते हुए पकड़ा जाता है। चुनाव आयोग सबसे ज्यादा संदेह की निगाह से देखा जा रहा है। दुनिया भर में उसकी आलोचना हो रही है, लेकिन उसको कहीं कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है। चुनाव आयोग जितने आरोपों से घिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसका काम वैसा का वैसा ही चल रहा है। पहले चरण के मतदान को लेकर 11 दिन बाद उनने आंकड़ों में फेरबदल किया था। उसी तरह से 5वें चरण के चुनाव के मतदान के आंकड़ों को लेकर भी 8 दिन बाद फिर हेरफेर करने का काम चुनाव आयोग ने किया है। पहली बार चुनाव आयोग कटघरे में है। वैसे तो मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में तमाम संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ी है, संवैधानिक मर्यादाएं तार तार हुई है और इन सब पर चर्चा हम आज करेंगे। चुनाव का जो 6ठा चरण हुआ है वह भी हो चुका है, लेकिन उसके मतदान को लेकर भी तरह तरह की अटकलबाजियां हैं। पहली बार हिंदुस्तान के मतदान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। तमाम राज्यों के अपने अपने दावे हैं कि महिलाओं का वोट किसके पक्ष में गिरा है। इसी के साथ में हमारे लिए और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में ईवीएम पर 8 वोट डालने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया है, हालांकि पूरे देश भर में फर्रुखाबाद की यह घटना है और वहां से जब आवाज उठी और अखबारों में घटना साया हुई, वीडियो चले, तो उसके बाद उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इसी तरह से स्वाति मालीवाल हो, चाहे संदेश खाली का मामला हो, जिस तरह से प्रचारित किया गया है वह बड़ी मतलब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित करने का काम किया है और उसके बाद उसकी जिस तरह से पोल खुली है, जिस तरह से झूठे प्रकरण बनाए गए हैं, वह भी एक विचारणीय पहलू है। इन सब पर देश की जनता ने फैसला अपना दे दिया है और उस फैसले की गणना 4 जून को होने वाली है। लेकिन 4 जून के मतदान को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट में मतगणना को लेकर भी चुनौती देने जा रहे हैं और उनका भी कहना है कि मतगणना में भी इसी तरह की धांधलियां वर्तमान सरकार कर सकती है। तो इन सब बातों पर विचार करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलीम खान, जो बंबई के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आराधना भार्गव, जो हमारे किसान संघर्ष समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एडवोकेट हैं, रणधीर सिंह जी सुमन भी जुड़ेंगे हमारे साथ। के साथ में महेश वर्मा जी जुड़े हैं, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हैं जो हमारे होस्ट हैं, खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हैं, वे भी अपनी बात रखेंगे। महेश वर्मा जी राजस्थान से जुड़े हैं। तो ये सब साथी अपने अपने तरीके से विश्लेषण करेंगे। मुख्य मुद्दा चुनाव ये और आने 4 जून के होने वाले चुनाव परिणाम क्या दर्शाएंगे, क्या भरोसा है जो
तमाम पत्रकार, तमाम राजनीतिक समीक्षक जो विश्लेषण कर रहे हैं उस पर भरोसा है डॉक्टर आनंद प्रकाश। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बंबई चलता हूं। बंबई की सभी सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और वहां से हमारे डॉक्टर जी प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे साथ हैं, आपकी बात रखेंगे। जी, ये बहुत खुशी की बात है कि सारे हिंदुस्तान से अनेकों आदर्शवादी सामाजिक कार्यकर्ता आज भाई तुषार गांधी जी जो बंबई से नागरिक शक्ति का संदेश लेके आए हैं, गांधी जी के प्रपौत्र हैं, उनकी अगुवाई में संविधान बचाओ यात्रा निकल रही है। इस यात्रा की शुरुआत टाउन हॉल में लगी बापू और माता कस्तूरबा की प्रतिमा से शुरू होगी और ये चितरंजन पार्क के देशबंधु चितरंजन दास की प्रतिमा तक जाएगी। ये शहर को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ेगी और ये करीब सारे हिंदुस्तान के समर्पित लोगों का समागम है, जिसमें सर्व सेवा संघ की अगुवाई है, यहाँ के कम्युनिस्ट साथियों का सहयोग है, सिविल लिबर्टीज के लोग हैं, अम्बेडकरवादी और लोहियावादी लोग हैं। एक अपूर्व समागम हो रहा है, पहल हो रही है और हमें आशा है कि इसका बनारस के लोग प्रेम से स्वीकार करेंगे। इस समय बनारस में लड़ाई रोज बढ़ती चली जा रही है। देश के 20 मंत्री और 300 कार्यकर्ता आरएसएस के ये बाहर से लाए गए हैं। रोज लाखों रुपया खर्च हो रहा है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। हर दिन श्री अजय राय जो संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बनारस के लोकप्रिय जनसेवक हैं, उनकी अपील बढ़ती जा रही है। अभी प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव आई थी और अब श्री राहुल गांधी आने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप अपनी अपनी तरफ से जिनका भी जो संपर्क है बनारस में, उनको बताएंगे कि हाथ पर मुहर लगाएं, हाथ का बटन दबाएं और अपने तन मन धन से अजय राय को सहयोग करें। अभी की बातचीत के लिए इतना ही काफी रहेगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी बनारस पर ही हैं और यहाँ से ये यात्रा निकल रही है और यहाँ सारे साथी इकट्ठा हैं, जुटे हुए हैं। हम चाहेंगे कि तुषार गांधी जी हमारे साथ हैं और नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। भोजन संवाद का लाइव पर आपका संदेश दे दीजिए। हम आज बनारस में मिले हैं संविधान बचाओ यात्रा के लिए। ये बहुत एक अहम मुद्दा है। हमारा संविधान नहीं रहेगा तो हमारा लोकतंत्र बच नहीं पाएगा और इसलिए ये है कि हम उन ताकतों के खिलाफ आवाज उठाए जो हमारे राष्ट्र की आत्मा को खत्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पर मैदागिल जो ऐतिहासिक धरती है और यहाँ पर स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों का स्तंभ भी बना हुआ है। यहाँ से ये यात्रा चलेगी और ये रास्ते में होते हुए राजेंद्र प्रसाद घाट पर जाकर के इसका समापन होगा। चितरंजन जी की मूर्ति को माल्यार्पण करते हुए हम भी इसको समापन करेंगे। जी मंत्री जी। हाँ जी जी मंत्री बारी जी, अभी जैसी जानकारी दे रहे थे, बनारस में यात्रा निकल रही है। तुषार गांधी के नेतृत्व में, जो महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं, उनके नेतृत्व में यात्रा निकल रही है। चुनाव में अंतिम चरण में बनारस में वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है और वहां पर अजय राय उनका मुकाबला कर रहे हैं। निश्चित रूप से बनारस की जनता जो फैसला लेगी, काशी की जनता जो फैसला लेगी, वह फैसला निश्चित रूप से देश को मार्गदर्शन करने वाला होगा। हमारे साथ डॉक्टर सलीम खान जी जुड़े हैं मुंबई से। मैं उनसे चाहूंगा कि वे अपनी टिप्पणी दे। पिछले सप्ताह की घटनाओं को लेकर, चुनाव को लेकर जो विश्लेषण आ रहे हैं, जिस तरह के अनुमान आ रहे हैं, उन अनुमानों पर आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर सलीम खान जी। शुक्रिया मंत्री जी। पिछले हफ्ते जो है वो दो बातें बहुत उभर के आई। एक तो वो मुजरा वाला प्रधानमंत्री का बयान और उससे पहले उनका इंटरव्यू
जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मतलब मैं जैविक नहीं हूँ, और मुझको जो है वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो शरीर की ऊर्जा नहीं है। यानी आप ये देखें कि एक आदमी जो 10 साल पहले चाय वाला बन करके आया और ये कहा कि भाई मैं एक आम आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ, और मैं जो है वो प्रतिनिधित्व करता हूँ गरीब लोगों का। 5 साल के बाद जब उन पर आरोप लगा कि वो जो है वो राफेल में मुलविस हैं, राफेल के घोटाला उन्होंने किया है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चौकीदार हूँ। और उसके 5 साल के बाद वो चाय वाला जो चौकीदार, उसका प्रमोशन हुआ था। अब वो इंसान से जो है वो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। एक फिल्म आई थी बहुत मशहूर, मदर इंडिया, उसमें शकील बिदायूनी ने एक गाना लिखा था, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। लेकिन मोदी जी अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ना मैं इंसान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो भगवान। तो अब बात जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है और इस पर बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की, खास तौर से राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी बायोलॉजिकल तो छोड़ो, लॉजिकल भी नहीं है। और ममता ने कहा कि अब उनका मंदिर बनना चाहिए और उस मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि भाई अगर ईश्वर का कोई दूत है तो वह ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को झूठ बोले या दंगा कराए वगैरह वगैरह। देखिए असल बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण हुआ 2014, उसके बाद ही 2015 में उनका एक मंदिर राजकोट में बन के तैयार हो गया था और उस मंदिर का उद्घाटन एक सांसद ने, जो केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने किया। राजकोट के सांसद थे वो। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री अपने आप को इंसान समझते थे, एक मनुष्य समझते थे। तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भाई मैं इससे खुश नहीं हूँ और ये कि आप अपनी ऊर्जा को और अपने समय को स्वच्छ भारत बनाने में लगाएं और देश के निर्माण में लगाएं। इस तरह से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। तो जो उस मंदिर के बनाने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हम इसको भारत माता का मंदिर बनाएंगे। लेकिन बाद में प्रशासन को पता चला कि वो जगह की कोई अनुमति ही नहीं थी, तो प्रशासन ने उस मंदिर को तोड़ दिया, खुद गुजरात के अंदर। तो ये 2015 की घटना है, फरवरी 2015 की। तो उस वक्त उनके एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि अगर जो है हमारा दैवत ही हमसे खुश नहीं है तो हम जो है उनको दिल में याद करेंगे, हम उनका मंदिर नहीं बनाएंगे। लेकिन ये बात जो है वो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सत्ता का नशा नहीं चढ़ा था, इसलिए उन्होंने वो काम किया। लेकिन आगे चल के ग्वालियर में एक मंदिर है, उसमें जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी और विजय राजे सिंधिया के बाद में बाजू में मोदी जी की प्रतिमा लगा दी गई, लेकिन मोदी जी ने उस पर आपत्ति नहीं की। उसके बाद इलाहाबाद में एक मंदिर बना जिसमें शिव लिंग के बाजू में मोदी जी की प्रतिमा लगा दी गई और वो जो है वो 2022 से समाचारों में आया, लेकिन मोदी जी ने लोगों को मना नहीं किया जैसे 2015 में किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके अंदर एक परिवर्तन आया, वो अपने आप को इंसान के बजाय जो है वो अब वो कहे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो परमात्मा के कहने पे कहे। इसका मतलब ये है कि मैं अपने किसी काम के लिए जवाबदेही नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं तो अपनी मर्जी से कर ही नहीं रहा हूँ, मुझको तो भेजा गया है। हालांकि आप देखें एक जमाने में उन्होंने कहा था कि गंगा ने बुलाया और मैं आया। तो गंगा के बुलाने पे जो आदमी आया था, आज वो ये कह रहा है कि मैं किसी के बुलाने पे नहीं आया हूँ, मुझको तो भेजा गया है और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये जो है वो मेरे अपना कर्तव्य वो नहीं है, कृति नहीं है, बल्कि किसी और की है। तो जिसकी है उससे आप पूछिए, मुझसे मत पूछिए। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है कि एक आदमी खुद अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी गलतफहमियों का शिकार हो जाए और अलल ऐलान उसको जो है वो करता फिरे। और एक तरफ तो उनका इतना बड़ा बड़ा नारा है
कि मैं थकता नहीं हूँ, मुझको ऊर्जा मिलती है और मुझको परमात्मा ने भेजा है वगैरह वगैरह। और उस इंटरव्यू के 2 दिन बाद वो कह देते हैं कि अगर विपक्ष चाहता है तो वो जो है वो अपने समर्थकों को खुश करने के लिए मुजरा करने लगे। अब ये जो भाषा है, ये किसी परमात्मा के दूत की भाषा है, बल्कि आज तक भारत में इतने सारे प्रधानमंत्री गुजरे, किसी ने ऐसी भाषा जो है वो उसका प्रयोग नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री आज जो है उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि जिससे पूरा देश बदनाम हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आखिरी चरण के आते आते ये प्रधानमंत्री पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और उन्होंने खुद सिद्ध कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं है। अब बनारस की जनता को फैसला करना है कि वो उनको दोबारा जो है वो चुन के भेजती है या ये कि पीएम के बजाय एमपी भी नहीं बनने देती। मुझको बहुत खुशी है कि बम्बई के बहुत सारे लोग, जिनमें गुड्डी और फिरोज ये तमाम लोग वहां पहुंचे हुए हैं। और आज तो वो तुषार गांधी साहब भी पहुंच गए और अभी अभी हमने देखा कि उनके नेतृत्व में एक यात्रा निकली है। कल मैं गुड्डी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि लोगों में बहुत रोष है और लोग जो है वो उनकी छुट्टी करना चाहते हैं। मुझको उम्मीद है कि जो कुछ गुड्डी कह रही है वही होगा और लोग जो है वो प्रधानमंत्री का दिमाग जो आसमान में पहुंच गया है उसको दोबारा जमीन पे लाएंगे, बल्कि पाताल में पहुंचा देंगे। शुक्रिया। धन्यवाद सलीम भाई। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान बनाने के पर तुले हुए हैं और उसी का प्रचार उनके जितने पार्टी के साथ हैं वे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पुरी के जो नायक हैं, पुरी को जो पूरे देश भर के 4 धाम में माना जाता है, उसके तुलना मोदी जी से करने लगते हैं और वो बताते हैं इसी तरह से तरह की बातें हो रही है। लेकिन इसका फैसला तो 4 जून को आने वाले नतीजे करेंगे। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे मैं कहूंगा कि वे जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, 4 तारीख को जिस तरह के नतीजे आने वाले हैं उसको लेकर जिस तरह के तमाम पर्यवेक्षक और तमाम लोग जो समीक्षक भी हैं, पत्रकार भी हैं, अपने अपने तरीके से आंकलन कर रहे हैं। क्या आंकलन है खिलावन जी? धन्यवाद राम स्वरूप मंत्री जी। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि 1 जून को अंतिम चरण का 7वें चरण का मतदान है और 57 सीटें इस पर निर्भर, पूर्वांचल के बहुत सारी सीटें हैं इस पे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ये जब ये दौर है, जो 7वां दौर है चुनाव का, ये दौर लगातार भाजपा के खिलाफ जाने की ओर संकेत कर रहा है। क्योंकि मोदी की भाषा सुन लीजिए आप, चाहे राजनाथ की भाषा सुन लीजिए, जेपी नड्डा की भाषा सुन लीजिए, अमित शाह की भाषा सुन लीजिए, सबकी भाषा में परिवर्तन आने लगा है और वो डरी सहमी और इधर उधर की बातें कहने लगे हैं। तो मुझे कुल मिलाकर यही लगता है कि भाजपा और एनडीए का गठबंधन जो है, एनडीए का गठबंधन लगभग 250 सीट से भी कम, 200 से 250 सीट के पास आने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि इंडिया गठबंधन मुझे लगता है 7वें दौर के बाद 300 के पार पहुंच जाएगी और सरकार बनाने के लायक बहुमत उसके पास आ जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ये देखिए, कुल मिला के जो नैरेटिव सेट कर रही है भाजपा लगातार, चाहे राम मंदिर को लेकर के हो, अब तो वो खुद को, मोदी जी खुद को भगवान भी कहने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जनता को लगातार वो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बयानबाजी करके जनता को लुभाने की जो कोशिश उनकी है, अब वो जो है उल्टी दिशा में बहने लगी, उल्टी दिशा में जाने लगी है। इससे मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को खास लाभ होने वाला है, जबकि एनडीए जो है वो जो है बहुमत जुटाने में भी असफल हो जाएगी, ऐसा संकेत मिलने लगा है। राम स्वरूप जी, मैं ज़्यादा आज राजनीतिक बातें न करके 2 महत्वपूर्ण घटनाओं पर, मध्य प्रदेश की जो है घटनाएं हैं उस पर ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। एक तो जो है
नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच जो हाई कोर्ट के आदेश पर, जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर जांच हुई थी, उसमें सीबीआई के लोगों को ही, सीबीआई के जांचकर्ताओं को ही जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि नेशनल जांच एजेंसियां हैं वो खुद अब धीरे धीरे संदेह के दायरे में आने लगे हैं। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है जो मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों की जांच हुई और लगभग 75-76 नर्सिंग कॉलेजों को हरी झंडी दी गई। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो एक बड़ा नेक्सस, बड़ा जो है वो षड्यंत्रकारी शक्तियां मध्य प्रदेश में जो सक्रिय है सरकार के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से, उसे जो है वो सीबीआई ने एक तरह से हरी झंडी देने के लिए रिश्वत लेने जैसे कुछ बहुत घृणित अपराध किया है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस मामले को बहुत तेजी से जांच के दायरे में लाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि सीबीआई ने जिस तरह से व्यापम कांड की भी जांच की, तो व्यापम कांड की भी नए सिरे से जांच होने की जरूरत मुझे लगती है। यहाँ हमारे यहाँ के एक विधायक, पूर्व विधायक पारस सकलेचा जी, उनने तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर करने की बात भी कही है कि जो जिन मामलों की जांच, व्यापम के जिन घटनाक्रमों की जांच या मामलों की जांच सीबीआई कर रही थी, उनकी पुनर्जांच होना चाहिए। और उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि जिस तरह से नर्सिंग कॉलेजों की जांच में सीबीआई का भ्रष्टाचार सामने आया, उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि भ्रष्टाचार करके दोषी व्यक्तियों को छोड़ने का काम व्यापम की जांच में भी की गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो हम संदेह बार बार करते थे, जांच एजेंसियां जो है या तो सरकार के इशारे पे काम करती है, अब तो वो जांच एजेंसियां जो है, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, वो भ्रष्टाचार के दायरे में आकर के रिश्वत लेकर के जांच परिणाम या जांच की रिपोर्ट जो है देने लगी है। ऐसे में मुझे लगता है कि इन जांच एजेंसियों को नए सिरे से पुनर्गठित करने की जरूरत है, ताकि जो जिस जांच पर हम कोई भी घटना होती है तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद करते हैं और कहते हैं कि ये इस घटना की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अब हमारे इस कथन पर भी परिवर्तन आएगा और हम किसी भी घटना की जांच सीबीआई से कराने से परहेज करने लगेंगे। तो कुल मिलाकर के मेरा यही कहना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में घटनाक्रम चल रहा है, उससे ये सारे घटनाक्रम, और मैं बता रहा हूँ रामस्वरूप जी की, ये सारे घटनाक्रम जो शुरू हुए थे, जिस तरह से 16 में जो है जिस तरह से नर्सिंग कॉलेजों का जो है अंबार लगने लगा था, कुकुर मुत्ते की तरह नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में स्थापित होने लगे थे। भाजपा सरकार में, उस समय भाजपा की सरकार थी और भाजपा नेताओं ने इस तरह के नर्सिंग कॉलेज के संचालकों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के लिए, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह से बंदरबाट किया, जिस तरह से लाइसेंस जारी की गई, जिस तरह से 4 कमरे के एक मकान में भी नर्सिंग कॉलेज संचालित होने लगा था। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये सब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की अनदेखी और उनके द्वारा अपने चहेतों को उपकृत करने के प्रयास के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब जो नर्सिंग कॉलेजों की जांच जो है नए सिरे से होनी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस जांच को स्थापित किया गया था, अब हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान में लेकर के इस पर कोई न कोई नया रास्ता तैयार करेगी और नए सिरे से जांच होकर जो योग्य कॉलेज है उनको हरी झंडी दी जाएगी और जो अयोग्य होकर रहते हुए भी 4 कमरे के मकान में कहीं किसी के ऑफिस में संचालित हो रही थी, ऐसे नर्सिंग कॉलेजों पर रोक लगेगी। दूसरी घटनाक्रम मंत्री जी, इसमें सीधी की घटना को लेना चाहूंगा। जिस तरह से हम लगातार कहते रहे हैं कि सोशल मीडिया जिस तरह से प्रचारित और प्रसारित हो रही है, तो मीडिया का एक अच्छा साधन बनती जा रही, लेकिन इनके जो दुष्परिणाम है वो किस तरह से सामने आने लगे हैं,
ये सीधी की घटना हमें बताती है। सीधी की घटना ये है कि वाइस चेंजर ऐप के जरिए छात्राओं को एक युवक बुलाता था अपने पास छात्रवृत्ति का फॉर्म भराने के लिए, और उनके साथ बलात्कार करके उनके रुपए पैसे छीन करके, उनके मोबाइल छीन करके उन्हें छोड़ देता था बलात्कार करने के बाद। तो कुल मिलाकर के ऐसे लगभग सीधी और सिंगरौली जिले के लगभग 19 मामले सामने आए हैं, और 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बहुत नए-नए जो ऐप बन रहे हैं, वॉइस चेंजर ऐप मैं आज सर्च कर रहा था, कम से कम 8-10 वॉइस चेंजर ऐप अलग-अलग नामों से प्रचलित है। ऐसे ऐप को जो है केंद्र सरकार को बहुत तीव्रता से, शीघ्रता से बंद करना चाहिए, ताकि छात्राओं के आबरू लूटने का जो साधन बन गया है वॉइस चेंजर ऐप, वॉइस चेंजर ऐप के जरिए जिस तरह से धोखाधड़ी लगातार लोगों के साथ हो रही है, तो सरकार को इस पर बैन लगाना चाहिए सभी तरह के वॉइस चेंजर ऐप पर। और हम सबको हमारे श्रोताओं को भी सजग रहना चाहिए। इस तरह की आवाज बदल करके महिला की आवाज के जगह में पुरुष की आवाज बना ली जाती है और प्रस्तुत किया जाता है। हमारे किसी परिचित का सेम आवाज बना करके उसको हमको ब्लैकमेल या हमको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह के मामलों को हमें देखना चाहिए, और सरकार को इस तरह के ऐप पर बहुत तीव्रता से, तेजी से रोक लगाना चाहिए। राजनीतिक बातें और हमारे साथी करेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन मैं स्वाति मालीवाल के केस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। अभी तक जितनी बातें सामने आई है, उसमें लगातार मुझे लगता है स्वाति मालीवाल खुद जो है अपने आप को घिरी हुई महसूस कर रही है। हालांकि आज कोर्ट ने जो है, लोअर कोर्ट ने मुख्य आरोपी जो केजरीवाल के पीए, उनको जो है जमानत देने से इनकार कर दिया है। तो मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल जिस तरह से 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज करवाई, 3 दिन बाद उसका मेडिकल हुआ, और उसके बाद अभी तरह तरह की जो बातें वो कर रही है, उससे वो लगातार घिरती जा रही है, और किसी न किसी तरह से वो केजरीवाल और उसके निकट के लोगों को फंसाने का प्रयास कर रही है। तो इस पर भी दिल्ली पुलिस को बहुत जल्दी संज्ञान में लेकर के कोई न कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। और जो निर्दोष लोग हैं, निर्दोष लोगों को जिस तरह से भाजपा के इशारे पर, भाजपा नेताओं के इशारे पर फंसाया जा रहा है, उस पर विराम लगना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद खिलावन जी। निश्चित रूप से पूरा देश भ्रष्टाचार की गर्त में है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितनी भी सरकारें चल रही है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की, उनको लेकर एक वेबसाइट ने पूरे आंकड़े दिए हैं, और 100 से ज्यादा इन सरकारों के 100 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए हैं, लेकिन एक में भी कहीं भी किसी अपराधी को सजा नहीं हुई है। चाहे वो तमाम लोग जो दूसरे दलों में भी थे और आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, जिनको लेकर प्रधानमंत्री जी टिप्पणियां करते रहे कि हजारों करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन उन पर, चाहे वो अजीत पवार रहे हों, चाहे अशोक चौहान रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश के तमाम नेता रहे हों जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, या उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के रहे हों, तो यह भरोसा करना कि मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी, यह ठीक नहीं प्रतीत होता है। निश्चित रूप से 4 जून के बाद जो नई सरकार आएगी और मोदी जी अपदस्थ होंगे, उसके बाद ही इन भ्रष्टाचारों पर लगाम लग सकती है और इनकी जांच हो सकती है। हमारे साथ कैलाश मीणा जी जुड़े हुए हैं राजस्थान से। राजस्थान से भी बड़ी उम्मीदें थी मोदी सरकार को, लेकिन जो समीक्षाएं आ रही है, जिस तरह के नतीजों की कल्पना तमाम राजनीतिक पर्यवेक्षक कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान में इस बार 10 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे, और उनमें वो कम्युनिस्ट उम्मीदवार भी अमरा राम जैसे हैं जो पूरे देश भर में हिंदी भाषी राज्यों से कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रतिनिधि बनकर संसद में जाने की कोशिश करेंगे। तो कैलाश मीणा जी, क्या देखते हैं आप राजस्थान का? क्या जिस तरह की समीक्षाएं आ रही हैं ऐसे ही नतीजे आने वाले हैं? मीणा जी। जी,
सभी साथियों को, पैनलिस्ट हैं सभी को जिंदाबाद, सभी दर्शकों को मेरा जिंदाबाद। देखिए, पूरे देश के परिदृश्य में जो स्थिति बनी है उसमें राजस्थान में प्रथम चरण के मतदान के बाद भी लोगों ने वर्तमान सरकार और मोदी जी के खिलाफ अपना रुख जाहिर किया और उम्मीद है करीब 12-13 सीटें राजस्थान में आएंगी। और जो पूरे देश में किसान आंदोलन में हमारे मजबूत साथी रहे अमरा राम, उस जैसे लोग जीत के इस देश की संसद में जाएंगे। इस सप्ताह की बातचीत शुरू करने हम लोग कर रहे हैं। मैं दो चीजें इसमें एक साथ रखना चाहूंगा कि गुजरात में जो कल 27 बच्चे बिना किसी औपचारिकता के चलने वाले उसमें जले हैं, ये सरकारों की कार्यप्रणाली, और कभी हेलीकॉप्टर गुम हो जाना, कभी ये गुम हो जाना, ये है कि इन लोगों के पास सरकार चलाने की कोई दृष्टि नहीं है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। अभी जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, 27 बच्चों की मौत के बाद जवाबदेही तय होकर जिन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो लोग प्रशासनिक अधिकारी थे, वो सब मौन है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ जिस तरह से 18वां ये चुनाव है। इस चुनाव में शुरू में कहा कि मतगणना की जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें कुछ दिन बाद हेर फेर, जबकि ये सारा एक तरफ आप ये कह रहे हो कि ईवीएम जो मशीन है, मशीन में तो भैया जैसे ही मतदान खत्म हुआ उसी वक्त आपका आंकड़ा आना चाहिए। पूरे देश को कुछ घंटे में बता देना चाहिए कि हमारा मतदान प्रतिशत इस लोकसभा क्षेत्र से ये हुआ है, पूरे देश में इस चरण का मतदान ये है। आप उसमें संशय पैदा करके आप अपनी इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जो पूरे देश का मतदाता था उसके सामने आप इस चुनावी वातावरण को जो इस सप्ताह में लेके जहां पहुंच गए हैं, वो हमें हमारे देश के लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली है। हमारे देश का प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने चुनाव अभियान में करे, उससे बड़ी बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने विपक्ष के सामने जो लोग, उनकी थोड़ी बहुत भी नैतिक ये समझ नहीं है कि वो इस देश में पिछले 10 साल से सरकार चला रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है इस सरकार चलाने में, और उन्होंने अपनी सरकार चलाने में कौन सी प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया, कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊंचे उठाया, कितने लोग रोजगारों को रोजगार दिया, कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में क्या सुधार हुआ। हमारे देश के अंदर 20 लाख लोग हर साल प्रदूषण से चपेट में आते हैं और जो सरकार है तमाम पर्यावरणीय कानून है उनमें धड़ाधड़ छूट दिए जा रही है। जंगलों के जंगल काटने की जो कटाई हो रही है, पूंजीपतियों के लिए सौंपे जा रहे हैं, उससे जो भयावह है, अभी तापमान एक सप्ताह में बढ़ा है, उसके ऊपर तरह तरह की दंत कथाएं गढ़ी जा रही हैं और उस पर वैज्ञानिक बातचीत होने की। हमारी नदी नाले जंगल जो जिस ढंग से समाप्त किए जा रहे हैं, उससे जो स्थिति बन रही है बड़ी भयावह स्थिति है। उसका परिणाम क्या होगा, और उसका परिणाम जो ये वर्तमान जो जिस तरह का है उसमें हमारे देश की स्थिति कितनी बदतर है, हमें ये सीख लेनी चाहिए। हमें हमारे जो ये मॉडल है इस पे तुरंत पुनर्विचार करने की बात करनी चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इन सवालों पे बात करने के बजाय अभी हद कर दी कि खुद को जैविक, वो कहते हैं कि जैविक नहीं मैं तो दैविक हूं। अरे भैया, आप कहाँ, आपने अपनी मूर्खताओं से इस देश को, राजस्थान में इसी हफ्ते 2 घटनाएं घटी है। एक वाल्मीकि समाज का जो नौजवान था उसका वीडियो वायरल हुआ, उसको पीट पीट के सूरजगढ़ के अंदर जो झुंझुनू जिले में है उसकी हत्या कर दी और उसकी तरफदारी दे रही है शराब माफियाओं ने उसकी हत्या करी। एक बच्ची है 13 साल की करौली में, मूक बधिर बच्ची का बलात्कार और उसकी हत्या के बाद आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। सरकार ने, इस सरकार आने के बाद राजस्थान में भ्रष्टाचार के सारे और जो दलित आदिवासी महिलाओं पे, नौजवानों पे जिस ढंग से जुर्म बढ़ा है इस सप्ताह में, वो अपने आप में बहुत ही निकृष्ट है। सरकार किस आधार पे वोट मांग रही है, और इस बौखलाहट में उनके शेख चिल्ली जो भक्त हैं वो इसी पे ताली बजा रहे हैं कि वो मुजरा करने की। अरे भाई, आप इस देश को कौन से मुजरे में कहा
उस अभी हम इस स्तर पर नहीं आ रहे। जो इंडिया अलायंस में जो लोग हैं वो बार बार, मैं भी कह रहा हूं, इस बार कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार इस देश की जनता चुनाव लड़ रही है। वो चुनौती दे रही है इस तरह की भ्रष्टाचार और तमाम सांप्रदायिक इस तरह के जो खतरे इस देश के सामने खड़े हैं। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से इस देश की आजादी हासिल की थी, उस हासिल की हुई आजादी को इस संविधान के सामने जो खतरे हैं उनको बरगला ने उनकी तरफ जो ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री कभी जैविक बताते हैं, कभी मुद्दे की बात करते हैं, कभी शेख चिल्ली की तरह जो बातें कर रहे हैं उसकी ओर जितनी ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही जनता का ध्यान जा रहा है। नौजवान, अभी बनारस से मैं देख रहा था, बनारस में, इस देश में बनारस का मतदाता इनको जवाब देगा ये कौन से दैविक स्थिति है और दैविक स्थिति से इन्होंने क्या हालात पैदा कर दिए हैं। बनारस को आप जापान का कौन सा शहर बनाने चले थे और जापान की वो बनारस की स्थिति क्या कर दी। बेरोजगारी की हालत क्या है, गाँव की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, ये बनारस का मतदाता जवाब देगा। और इस सप्ताह में जो कुछ घटित हुआ है उसमें इस देश का नागरिक होने के नाते मैं भी शर्मिंदा हूं कि हमारा प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करता है। आगे जब दोबारा इसमें चर्चा में शामिल होने का मौका मिलेगा तो फिर मैं अपनी बात कहूंगा। और इस सप्ताह में जो कुछ हुआ है उससे पूरा देश शर्मसार है। धन्यवाद मीना जी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का भाषण लगातार इस पर गिरता जा रहा है और हमें भी शर्म आने लगी है, देश की जनता को शर्म आने लगी है कि देश का 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। वह चर्चा नहीं कर रहा है 2 करोड़ रोजगार देने के वादे का, वह चर्चा नहीं कर रहा है महंगाई कम करने का, वह चर्चा नहीं कर रहा है उन तमाम समस्याओं को लेकर, लेकिन बात करता है हिंदू मुसलमान की। और आज एक और खबर आई है कि अब चुनाव में 7वें चरण में खालिस्तान का प्रवेश हो गया है। खालिस्तानी लोग 1 तारीख को जब पंजाब में चुनाव वोट डलेंगे तब खालिस्तान का झंडा लहराने की बात हुई है। ऐसी खुफिया एजेंसी जो गृह मंत्रालय के अधीन है उसने एक रिपोर्ट जारी की है, उस पर भी हम हमारे एडवोकेट आराधना भार्गव जी से चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं चाहूंगा कि सुमन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के कई चरणों में कई सीटों पर मतदान हो चुका है और आखिरी चरण में भी उत्तर प्रदेश की सीटों पर, जिसमें बनारस जैसी महत्वपूर्ण सीट भी है, उस पर भी मतदान होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, सुमन जी बताएं। सुमन जी का शायद नेटवर्क चले गया है। आराधना जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात कहें। आराधना भार्गव जी। सभी पैनलिस्ट एवं दर्शकों को नमस्कार। 7वें चरण के चुनाव होने हैं और विशेष तौर पर पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका है और किसान आंदोलन ने इस देश के चुनाव में अहम भूमिका निभाने का काम किया। पहली बार देश में किसानों के मुद्दे राजनीतिक मुद्दे बन सके और इसी बात से घबराकर सरकार पंजाब के चुनाव में खालिस्तानियों की बात को करने का काम कर रही है, जो इनके डर और भय का प्रतीक है। किसानों ने तो बहुत साधारण तरीके से बात को रखा, पर जिस तरीके से अंग्रेजों ने नहीं किया किसानों के साथ दुर्व्यवहार, उस तरीके का दुर्व्यवहार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के साथ किया। कभी खालिस्तानी कहा, कभी नक्सली कहा, कभी आतंकवादी कहा और अन्नदाता का अपमान करने में कोई और कसर नहीं छोड़ी। पर इस देश का अन्नदाता बस 2 ही मांगे रख रहा था कि कर्जा मुक्ति, पूरा दाम। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते पूरा पंजाब एक हो गया और जिस तरीके से पंजाब में खेती होती है, उन्नत तरीके से, जिस तरीके से पंजाब का किसान मेहनत करके अनाज पैदा करने का काम करता है और जिस सम्मानजनक तरीके से वह रहता है, उससे मोदी सरकार बहुत ज्यादा घबराई हुई है। हमने देखा कि जो 3 किसान विरोधी कानून थे इस देश में, अगर सबसे पहले कोई समझ सका तो पंजाब का किसान इस बात को समझ सका कि ये कानून
किसान विरोधी हैं और इन्हें रद्द करने के लिए उस सरकार को झुकाने का काम किया। जिस पंजाब के किसान ने 3 किसान विरोधी कानून रद्द करने का काम किया, वही किसान आज इस देश के प्रधानमंत्री को सत्ता से अलग करने की ताकत रखता है। ये जो सर्वे आया है अभी चुनाव का, उसमें इंडिया गठबंधन आगे है और उसमें जो भूमिकाएं रही है, अब वो जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इस देश की जनता रही, सिविल सोसाइटी के लोग रहे, किसान की अहम भूमिका रही, महिला पहलवानों के साथ जो उन्होंने किया वह पंजाब और हरियाणा के लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। जिस तरीके की समझ ये रख रहे थे, इनके सलाहकार कौन है और कौन इन्हें स्पीच लिखकर देता है कि जो मुजरा जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, किसानों के लिए खालिस्तानी जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, तो ये तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या वो अपने भाषण का कभी आकलन करते हैं, क्या उनकी सोशल टीम इस बात का आकलन करती है कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो और उसी तरीके से जो अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार किया, उसका परिणाम इनको भोगने के लिए अब तैयार होना चाहिए। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव का सर्वे आया है उस पे पीछे है और इंडिया गठबंधन आगे है। महिलाओं के मुद्दे भी जो थे वह हरियाणा के जो महिला पहलवानों के मुद्दे थे वह भी इस बार चुनाव में आए हैं। एक बात इस चुनाव में और देखने को मिली कि महिलाओं का दुरुपयोग करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे वह दिल्ली की बात हो, चाहे वह बंगाल की बात हो, और महिलाओं को किस तरीके से लालच देकर और उनसे झूठी रिपोर्ट करवाना, और बहुत देर नहीं लगती इन सब चीजों को सामने आने के लिए। और अभी जो चंद्राकर जी ने बताया सीबीआई का दुरुपयोग जिस तरीके से किया है उससे लोगों का विश्वास सीबीआई से उठ गया। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं आज जिस पर लोगों का विश्वास है और लोगों को लगता है कि यहाँ न्याय मिलेगा, वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किया है उसका ही परिणाम आज उनके सामने हमको दिख रहा है। नीतीश कुमार को लेकर बहुत खुश थी भारतीय जनता पार्टी, पर नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी में जाने से भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होगा, नीतीश कुमार जी को भी नुकसान होगा। और इंडिया गठबंधन बहुत तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि बिहार में भी उभर कर आ रहा है। और जिस तरीके से शराब की नीति को लेकर इन्होंने बात कही, तो फिर महिलाओं के बीच में जो संदेश गया कि शराब की नीति इतनी खराब है तो भारतीय जनता पार्टी को शराब को खत्म ही क्यों नहीं कर देना चाहिए। और जब गुजरात स्टेट या बिहार या देश के अन्य 5 राज्य जो बिना शराब के रेवेन्यू के बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं, तो फिर देश भी बिना शराब के राजस्व को प्राप्त कर ये बिना भी चुनाव मतलब आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकता है। इस तरीके के संदेश जो गए हैं वह महिलाओं के बीच में भी गए हैं। महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। महिलाओं को इस बात की समझ जरूर आई कि पंडित, मौलाना या धार्मिक आयोजन में जाकर उनका उत्थान नहीं होगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। अगर महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, महिलाओं को पुरुष के बराबर लाना है, तो महिलाओं को अपने मत का उपयोग करना होगा। और इसलिए महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इतना तापमान होने के बाद भी महिला मतदाता अपने वोट को डालने के लिए निकली हुई है। और निश्चित तौर पर ऐसे नतीजे आएंगे कि महिला हिस्सा भी रुकेगी, किसान आंदोलन भी मजबूत होगा और कर्जा मुक्ति पूरा दाम
जो किसान की लड़ाई है उसमें भी वो विजय होंगे। मंत्री जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आराधना जी। निश्चित रूप से यह चुनाव ऐसा पहला चुनाव है कि सत्तारूढ़ दल जिसको ने 10 साल काम किया है वो अपने काम पर चर्चा नहीं करना चाहता है, बल्कि विपक्ष उससे जवाब मांगता है तो उसके जवाब देने के बजाय हमारे प्रधानमंत्री उन बातों का जिक्र करते हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह के मतलब लफ्फाजी पूर्ण भाषण देते हैं और उन बातों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं जिन मुद्दों को लेकर वो 2014 में चुनाव लड़े थे। उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार आएगी तो महंगाई पर रोक लगाएगी। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगना 2022 तक कर दी जाएगी। ये ऐसे तमाम जो वादे किए थे उन वादों पर आज देश का प्रधानमंत्री कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, बल्कि वह चर्चा करता है खालिस्तान पर, वह चर्चा करता है मुसलमान पर, वह चर्चा करता है मस्जिद पर, वह चर्चा करता है तमाम तरह के माँ पे चर्चा करने की बात करता है। अब केवल एक बात बची है कि सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री विपक्षी दलों को जो अश्लील गालियां होती है वो कब देना शुरू करेंगे। और निश्चित रूप से 4 जून के बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि प्रधानमंत्री रांची जब गए थे वो तो उन्होंने कहा था, कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी कि प्रधानमंत्री जी आपके लिए यहाँ पर एक स्थान बना हुआ है, उसमें आपको भर्ती होना पड़ेगा ताकि आप इलाज करा पाएंगे। रणधीर सिंह जी सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उनका नेटवर्क चला गया था, मैं उनसे कहूंगा कि वे अपनी बात रखे। रणधीर सिंह जी सुमन। देखिए साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस चुनाव में हार मान ली और अभी उनके वरिष्ठ नेता श्री राम माधव का एक इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस चुनाव में से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब सिर्फ राष्ट्र निर्माण के लिए ही कार्य करेंगे। ये आपके दो तरफा बयान जो श्री राम माधव जी का आया है, उसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये पता चल चुका है कि मोदी सरकार वापस नहीं आने जा रही है और अगर विपक्ष की सरकार आती है तो उससे बचाव के लिए इन्होंने अभी से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया है कि आपके हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक हिस्सेदार हैं या उसकी प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं। नंबर 2, मोदी जी बुरी तरीके से आपके अर्धविक्षिप्त अवस्था में आ गए हैं। जो बातें उनको नहीं कहनी चाहिए, प्रधानमंत्री के मुंह से वो चीजें शोभा नहीं देती हैं, वो कर रहे हैं। तो इससे उनकी मानसिक दिवालियेपन का भी हालत की भी पता चल रही है। पूरे देश के अंदर जो चुनाव के अभी तक 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, उसमें कहीं से भी आपके एनडीए की सरकार या भारतीय जनता पार्टी को बढ़त किसी भी राज्य में नहीं मिल रही है। और जिन राज्यों में मैक्सिमम थे, अधिकतम थे, पूरे सीटों के ऊपर इनका कब्जा था, उसमें बहुत तेजी से आपके सीटों की कटौती हो रही है, जिसकी क्षतिपूर्ति ये कर नहीं सकते हैं। तो इनको भी एहसास हो गया है कि हम जा रहे हैं। दूसरी ओर विश्व स्तर पर हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, वहां के राष्ट्रपति, वहां के मंत्रियों की एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश करा दिया गया है और उनकी मौत हो चुकी है। उस पीरियड में जब मौत हुई है कि जब हमास और आपके फिलिस्तीन का वार चल रहा हो, उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो, उसमें अंतरराष्ट्रीय साजिश होने की ज्यादा संभावना है। इसलिए इस अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को भी जो है, जिस तरीके से इससे पहले भी आपके साम्राज्यवादी ताकतों ने विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों की हत्या कराई है, उसी कड़ी का एक परिणाम ईरान के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या। तो इसके बारे में भी जनता को, जनमत को
पूरे विश्व की जनता को सोचना पड़ेगा कि इन साम्राज्यवादी शक्तियों को किस तरीके से जवाब दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद रणधीर सिंह जी। निश्चित रूप से आज की इस चर्चा में चूंकि बड़ा मुद्दा 4 जून के फैसले का है, 4 जून जो जनता ने क्या फैसला दिया है, कैसी सरकार चाहिए, जनता को माँ पर बोलने वाले प्रधानमंत्री की सरकार चाहिए या जो विकल्प दे रहे हैं, रोजगार के विकल्प दे रहे हैं, महंगाई को रोकने के विकल्प दे रहे हैं, दूसरे तमाम विकल्प दे रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, किसान मजदूरों की बात कर रहे हैं, श्रम संहिता जो खत्म करने की कोशिश की है, 4 श्रम संहिता लाकर श्रम कानून खत्म करने की कोशिश इस सरकार ने की है, उन सबको लेकर जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों पर फैसला देती है जनता या मोदी जी के प्रधानमंत्री पद को नीचा दिखाने वाले काम पर देती है। यह फैसला 4 जून को आएगा। अगली चर्चा में हम निश्चित रूप से परिणामों पर चर्चा करेंगे सप्ताह की बात में, और निश्चित रूप से जैसे आंकलन आ रहे हैं, अगर मोदी अभी भी भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्तों को यह भरोसा है कि मोदी जी का जादू कुछ ना कुछ कर लेंगे, मोदी है तो मुमकिन है और मोदी चाहे जो पलट सकते हैं, ये भरोसा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानने लगे हैं कि यह सरकार जा रही है, लेकिन उनको अब केवल भरोसा है 2 गुजरातियों पर कि वे किसी न किसी तरीके से इस चुनाव को जीत लेंगे। लेकिन निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन भारी है, इसीलिए नरेंद्र मोदी अब उन दलों पर दौरे डालने लगे हैं, चाहे बीजू जनता दल हो, चाहे टीडीपी हो या वाईएसआर कांग्रेस हो, जिनकी करीब 70 से लेके 90 सीटें आने का है, जो न इंडिया गठबंधन में है न इस गठबंधन में एनडीए में है, उन सब पर डोरे डालने की कोशिश मोदी जी की हो रही है। मोदी जी भी मान रहे हैं कि हमें बहुमत नहीं मिल रहा है, 400 पार की बात तो गई, अब 272 भी नहीं आ रहे हैं और ये केन प्रकार सरकार बनाने की कोशिश उनकी है। इसीलिए इन तमाम दलों पर उनके डोरे डलने लगे हैं। जाते हैं जब आंध्र में जाते हैं तो वाईएसआर पर डोरे डालने की कोशिश करते हैं, उड़ीसा में जाते हैं तो बीजू जनता दल पर, नवीन पटनायक पर डोरे डालने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से 4 जून का इंतजार है देश की जनता को भी, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी, पत्रकारों को भी, और निश्चित रूप से 4 जून कुछ ऐसा फैसला आएगा जो देश की जनता के लिए खुशहाली लाएगा। इसी के साथ आज की हम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े एडवोकेट आराधना भार्गव, खिलावन चंद्राकर जी, रणधीर सिंह जी, सुमन जी, कैलाश मीणा जी, डॉक्टर सलीम खान जी और खिलावन चंद्राकर जी, साथ ही आनंद प्रकाश तिवारी जी और प्रोफेसर आनंद कुमार जो बनारस से जुड़े थे। हमारे साथ गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी भी जुड़े थे, जो आज एक यात्रा बनारस में शुरू कर रहे हैं मोदी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। तमाम देश के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता यह मान रहे हैं कि इस देश में मोदी राज खत्म होना चाहिए। मोदी राज खत्म होगा तो ही देश में खुशहाली आएगी, किसान मजदूरों की खुशहाली आएगी, छोटे दुकानदारों की खुशहाली आएगी। इसी के साथ अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे नए साथियों के साथ में, नए विषयों को लेकर, नई चर्चाओं को लेकर, नई घटनाओं को लेकर, और सबसे बड़ा मुद्दा अगले सप्ताह हमारे सामने रहेगा 4 जून को आने वाले नतीजे। आप सबका पुनः आभार, धन्यवाद। आप जुड़े, बहुजन संवाद पर जुड़े, देखते रहिए बहुजन संवाद। धन्यवाद।